इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वीरा हैरत से मुंह फाड़कर मुझे देखने लगी जैसे यकायक मेरे सर पर सींग निकल आए हों। अकरम इलाही की फाइल से नीमा का क्या ताल्लुक निकल आया? वीरा ने तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा। मुझे इससे बिला वजह बातें करने का शौक नहीं था। मैंने हल्के से तन से कहा। वो लाइल्मी में कुछ कारआमद बातों की निशानदेही कर बैठी थी। मुझसे होने वाली गुफ्तगू को तूल देने पर मजबूर हो गया था। फिर तुमने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? वीरा ने सवाल किया। हो सकता है कि कल उसे तुमसे बात करने का मौका ही ना मिल सके। इस वक्त वो रवानी में तुम्हें बहुत कुछ बता सकती थी। वो जरूर बताती और मेरा इरादा भी यही था कि उससे हर बात उगलवा लूं, मगर तुम एक मुसीबत बनकर मेरे सर पर मुसल्लत हो चुकी थी। तुम्हारी किसी बेजा मुदाखलत से वो भड़क जाती तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता। इस उलझन से बचने के लिए जरूरी हो गया था कि मैं उससे गुफ्तगू मुख्तसर कर दूं। तुम्हारी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम उससे रोमांस लड़ा रहे हो। वीरा ने इश्तियाक अमेज़ लहजे में कहा। अपने लबो लहजे से तुम इस पर फिदा हुए जा रहे थे। मैंने बेबसी से गजाला की तरफ देखकर एक गहरा सांस लिया और मुझसे पहले गजाला बोल पड़ी। अगर ये किसी लड़की से इश्क लड़ा रहे थे तो मुझे फिक्रमंद होना चाहिए था ना। तुम्हें क्या परेशानी थी? अगर तुमने डैनी को बिल्कुल ही बेलगाम छोड़ देने का फैसला कर लिया है तो मुझे टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? डैनी पूरे शहर में इश्क लड़ाता फिरे, मैं इसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। हालात की सताई हुई लड़कियां बाहर से बहुत खुद गर्ज और शायद संग दिल नजर आती हैं। मैंने ऊंची आवाज में मुदाखलत करके इन दोनों को खामोश कर दिया, लेकिन अंदर से वो बहुत हिसास होती हैं। किसी पर जरा भी भरोसा हो जाए तो उसको अपना सब कुछ समझ बैठती हैं। यही हाल नीमा का भी है, यानी वो तुम्हें अपना सब कुछ समझ बैठी है। वीरा ने मेरी बात काट कर तायीद तलब लहजा में इस्तफसार किया। मैंने अपने सर को असबात में जुम्बिश दी। तुम शुरू ही से मेरी और उसकी मुलाकात के बारे में बदगुमानियों में मुब्तला थी, लेकिन यकीन करो कि हम गाड़ी में साहिल तक गए और वापस आए थे। मैंने नसरीन को पूरी रकम अदा की थी, मगर नीमा को हाथ तक नहीं लगाया। इसी बात ने उसका दिल मोह लिया था और तुमने उसकी तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश शुरू कर दी। वीरा ने लुकमा दिया। बार बार दखल अंदाजी मत करो, मैं नागवारी से कहा। एक मरतबा पूरी बात सुन लो, फिर जो कुछ कहना चाहती हो इत्मीनान से कहती चली जाना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इस बारे में तुम्हारा एतराफ ही ज्यादा मुनासिब रहेगा। क्या डालो, मैं सुन रही हूँ। यह एतराफ नहीं, हकीकत है कि वो मुझसे कुछ अजीब सी तवक्कात वाबस्ता कर बैठी है जिनका पूरा होना नामुमकिनात में से है। मैंने बात शुरू की, मगर उसने एक ऐसे ब्रीफ केस का जिक्र करके मुझे चौंका दिया जो मकबूल चौधरी ने कुछ दिन पहले नसरीन के पास रखवाया था। इस ब्रीफ केस में क्या है? मेरा फिक्र मुकम्मल होते ही सुल्तान शाह बोल पड़ा। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वही बताने जा रहा हूँ। नीमा का ख्याल है कि इस ब्रीफ केस में मकबूल की भारी दौलत होगी। मुझे शुबा है कि इसमें वही कागजात हैं जो अकरम इलाही ने फोर्ड फाउंडेशन की मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में यकजा किए थे। अपने मामू को कैदी बनाने के साथ ही मकबूल ने इन कागजों पर भी कब्जा कर लिया होगा और तुम इस ब्रीफ केस पर कब्जा करने के लिए नीमा को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हो। वीरा ने पूछा। मुझे नीमा की जात में इससे ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने इकरार किया। शर्म की बात है। वीरा ने यकायकी अपनी कैंचली बदल ली। तुम उसके जज्बात से खेलकर अपना आलाकार बनाना चाह रहे हो। तुम्हारा ज़मीर इस फेल पर तुम्हें मुलामत नहीं करेगा। मैं अपनी किसी जाती गर्ज के हसूल के लिए उसे धोखा देता तो मेरा ज़मीर मुझे जरूर मुलामत करता। वो एक पेशावर लड़की है। नसरीन के एमा पर अब तक न जाने कितने मर्दों को फरेब दे चुकी है। अगर मैं एक अजीम तर और कौमी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर लूंगा तो मुझे जरा भी मलाल नहीं होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वक्त ने तुम्हें इतना सफाक बना दिया होगा। वीरा मुंह बनाकर बोली। अपने अंदाजे की गलती पर डैनी को इल्जाम न दो। सुल्तान शाह ने चुपते हुए लहजे में कहा। तुम्हारा ख्याल था कि डैनी इस लड़की से शादी के लिए परतोल रहा है, तुम खुद सुन चुके हो। वीरा ने तुरशी से उसकी बात काट दी। डैनी की नीयत जो भी रही हो, ये नीमा से फोन पर बहुत वालियाना अंदाज में बातें कर रहा था और कुछ नहीं। ये ज़हनियत का फतूर है। सुल्तान शाह ने गजाला से मुखातिब होकर कहा। आदमी के अपने दिमाग में गंद भरा हुआ हो तो वो दूसरे को भी गंदा समझता है। गजाला के होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट फैल गई। इस बात को अब यहीं खत्म कर दो, अभी तो बात डाली नहीं गई थी। वीरा चाहे तो मैं जुबान बंद किए लेता हूँ। मैं आज पेश गोई कर रही हूँ कि तुम्हारा हश्र सियाने कव्वे जैसा होगा। वीरा ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे पल्ले नीमा जैसी कोई आवारा लड़की ही पड़ेगी। दूसरों के बारे में राय जनी करने से पहले आदमी को अपने गिरेबां में झांक लेना चाहिए। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा। आजकल की आज़ादियों में सब कुछ ही चौपट होकर रह गया है।
सुल्तान शाह का वो वार खासा बरमहल और कारी साबित हुआ। वीरा उसके जवाब में फौरी तौर पर एक लफ्ज भी न कह सकी और गजाला को वो नाखुशगवार मौजू तब्दील करने का सुनहरा मौका हाथा क्या। आप कैसे कह सकते हैं कि मकबूल के ब्रीफ केस में अकरम इलाही के कागजात होंगे? यह मेरा अंदाजा है जो गलत भी साबित हो सकता है। मैंने बहस से बचने की कोशिश की। गजाला का सवाल माकूल है। सुल्तान शाह ने उसकी तायद की। अगर वो ब्रीफ केस कई दिन पहले नसरीन के पास रखवाया गया था तो इसमें कागजात की मौजूदगी का इम्कान नजर नहीं आता। तुम्हारी ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। वीरा ने खिफत मटाने के लिए जुबान खोली। चंद रोज पहले हालात पूरी तरह मकबूल चौधरी के कंट्रोल में थे। सुल्तान शाह उसी से मुखातिब होकर बोला, अकरम इलाही इसकी कैद में पूरी तरह बेबस था। माइक्रो सेंटर की पूरी इमारत पर इसका मुकम्मल तसल्लुत था। इसे कागजात नसरीन के पास रखवाने की क्या जरूरत थी? वो सोच भी नहीं सकता था कि हालात यूं अचानक पलटा खा जाएंगे। आईबी वालों के भेजे हुए सादा पोश एहतजाजी वफद की जारहाना कार्रवाइयों से पहले माइक्रो सेंटर इसका नाकाबिले तस्खीर कला था। गजाला ने दलाइल में इजाफा किया। ये सब दुरुस्त है, मगर ये ना भूलो कि हम मुनज़्ज़म जराइम का इर्तिकाब करने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन या इसमें घुसे हुए CIA के एजेंटों के लिए अकरम इलाही को मरवाना कोई बड़ा काम नहीं था, मगर वो इन कागजात की वजह से इसे जिंदा रखने पर मजबूर थे। वो जानते थे कि अकरम मारा गया और फाइल गलत हाथों में चली गई तो फोर्ड फाउंडेशन को आलमी सतह पर रूस स्याही का सामना करना पड़ेगा। अकरम से फाइल वापस लिए बगैर वो इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे। मैं खाक नहीं समझ सका कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। सुल्तान शाह ने हैरत से पलकें झपकाई। स्टेशन 4 पर वीरा ने अपने तौर पर राफेल से बाज पुरस की थी। मैंने उन दोनों को आगाह किया। अकरम इलाही की फाइल में फोर्ड फाउंडेशन की खुफिया और मजमूम सरगर्मियों का नाकाबिले तरतीब रिकॉर्ड मौजूद है। बॉब राफेल ने बताया कि वो इसी रिकॉर्ड की बिना पर फाउंडेशन को ब्लैकमेल करके लंबी लंबी रकमें बटोर रहा था और वो मजबूर थे, और ये बात मकबूल चौधरी भी जानता था। वीरा ने मौका पाते ही मेरी बात आगे बढ़ाई। अकरम इलाही इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। मकबूल चौधरी इनका दोस्त था। हो सकता है कि इससे भी इनके कागजात की तलाश का मुतालबा किया गया हो। अमेरिकी सफारतकारों ने फ्रीडम इंटरनेशनल से ज्यादा मकबूल चौधरी की हमायत में एहतजाज किया था। जो ही इन्हें पता चला कि मकबूल चौधरी का तख्ता उलट दिया गया है और अकरम दोबारा मैदान में आ गया है तो इन पर बौखलाहट तारी होगी, और इसी बौखलाहट में बॉब राफेल इस्लामाबाद से कराची दौड़ा चलाया। ब्रीफ केस की बात अब भी वाज़ेह नहीं हो सकी। गजाला ने मुझे टोक दिया। हैरत है कि तुम पर भी सुल्तान शाह का साया पड़ने लगा है। इस मर्तबा भी वीरा ने मेरा साथ दिया। सीधी सी बात है, माल कमाने के लिए मकबूल चौधरी भी इन कागजात से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं था। उसने अपने आकाओं को तासुर दिया होगा कि वो अकरम इलाही के साजो सामान में इन कागजात या किसी फाइल की तलाश में लगा हुआ है। इसी के साथ उसे यह अंदेशा भी हो रहा होगा कि फाइल या कागजों की तलाश के लिए फोर्ड फाउंडेशन वाले अपने आदमी माइक्रो सेंटर न भेज दें। उसने फौरी तौर पर सारे कागजात ब्रीफ केस में मुकफ्फिल करके नरगस या नसरीन के घर पर हिफाजत से रखवा दिए। फोर्ड फाउंडेशन वाले सोच भी नहीं सकते थे कि इनके राज एक काबा खाने में पहुंच चुके होंगे। वो अपने ज़हन से नशे के असरात झटकने में कामयाब हो चुकी थी। वेरी गुड, सुल्तान शाह ने तहसीन अमेज लहजा में कहा। अब पूरी तरह सूरत हाल वाज़ेह हो गई। इसका मतलब है कि नीमा के बारे में तुम्हें डैनी के नेक अज़ाइम का भी अंदाजा हो चुका होगा। मेरे सामने अब उस कमीनी का नाम न लेना। वीरा उसीले लहजा में बोली, मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है जो जबरदस्ती हर मर्द के गले का हार बनने की कोशिश करती है। नादरा से भी तुम्हें इसीलिए नफरत थी। सुल्तान शाह ने मारी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें हर उस औरत या लड़की से नफरत हो जाती है जो किसी भी वजह से डैनी से मरासम इस्तवार करने लगे। मुझे डर था कि सुल्तान शाह के इस इल्जाम पर वीरा भड़क उठेगी, लेकिन मेरी तवक्का के बरक्स वो मुस्कुराते हुए बोली, डैनी को मैं अपना दोस्त समझती हूँ और दोस्त एक दूसरे के कारखा होते हैं। मैं नहीं चाहती कि गजाला और डैनी के दरमियान तीसरे दर्जे की किसी औरत की वजह से कोई तल्ख कलामी पैदा हो। ऐसी छोटी मोटी तलखियों के लिए वीरा का वजूद ही काफी था। इसके लिए मजीद किसी और की गुंजाइश नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, फिर वीरा से कहा, तुम वाकई एक अजीम और रास्तबाज औरत हो। औरत नहीं लड़की कहो। वीरा ने शगुफ्ता अंदाज में फौरन मेरी तस्दीक करनी जरूरी समझी। रवायती तौर पर हर गैर शादीशुदा खातून लड़की होती है, बल्कि बाज औरतें खासे बावकार शोहरों और कई की बच्चों की मालिक होने के बावजूद खुद को मिस या लड़की कहलवाना पसंद करती हैं। दानिस्ता अपने नाम के साथ मिसेज नहीं लगाती ताकि इन्हें उम्र भर शक का फायदा मिलता रहे। ऐसा मगरिब में होता होगा, यहाँ शक की सूरत में नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। सुल्तान शाह बोला, खास तौर पर औरत पर जरा भी शक हो जाए तो इसकी उम्र भर की नेक नामी खाक में मिल जाती है। वीरा ने हल्का सा कहकर लगा कि सुल्तान शाह के नुक्ता अफरेनी को खराज तहसीन पेश किया। फिर बोली, यहाँ तक हम चारों के दरमियान इत्तेफाक राय है। सवाल यह है कि अब इस ब्रीफ केस का क्या किया जाए। तुमने गड़बड़ कर दी, वरना डैनी ने शायद आज ही नीमा को शीशे में उतार लिया होता। सुल्तान शाह फिर बोल पड़ा,
अब वो कल रात तुम्हें फोन करेगी? वीरा ने मुझसे इस्तफसार किया। हाँ, इस शर्त पर कि उसे मौका मिल सका, वरना इंतजार तूल पकड़ सकता है। तुमने इस पर काफी जोर दिया था, वो हर कीमत पर तुम्हें फोन करेगी। वीरा ने पूरी यकीन लहजे में कहा। इतने वाज़ह नतीजे पर पहुंचने के बाद कल रात तक कौन इंतजार करेगा? सुल्तान शाह बोला। मजबूरी है, मैंने जवाब दिया। मैं इसे फोन नहीं कर सकता। नसरीन के अड्डे पर उसकी पोजीशन मखदूश हो जाएगी। तुम पूरे हालात से बाखबर हो, इसलिए तुम्हारा कयास बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। हम बेखबरी में इस फाइल की नौयत पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे। सुल्तान शाह ने मुफहमाना लहजे में कहा, अब हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस फाइल को अपनी तहवील में ले लेना चाहिए। ले सकते हो तो ले लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वीरा ने बेपरवाही से फरमान जारी कर दिया। सुल्तान शाह ने गुसीली निगाहों से उसे घूरा, लेकिन कोई कड़वा कसीला तबसरा करने की बजाय कदर तवक्कुफ इख्तियार किया। फिर बोला, आजकल शहर में डकैतियों का जोर है। हम भी नसरीन के घर डाका डाल सकते हैं। तुम भूल रहे हो कि वो सिर्फ नसरीन का घर नहीं, बल्कि बेराह रवी का एक बाकायदा अड्डा है। मैंने उसे याद दिलाया। उसके ज़ेरा साया काम करने वाली लड़कियां ग्राहकों के साथ इसकी चारदीवारी में बने हुए कमरों में महसूर रहती हैं। किसी भी गड़बड़ की सूरत में बहके हुए ग्राहकों में से किसी ने आछी असलहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो तुम किसी बदनसीब गुंचे की तरह बिन खिले मुरझा जाओगे। यह खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। फिर क्या किया जाए? सुल्तान शाह ने मेरी तावील कबूल करते हुए सवाल किया। इंतजार और सिर्फ इंतजार, मैंने पूरे यकीन से जवाब दिया। अब नीमन से दोबारा बात होने के बाद ही कोई लाहे अमल तय किया जा सकेगा। खाने की मेज तैयार थी। हम चारों ने अपनी अपनी कुर्सियां संभाली तो सुल्तान शाह ने कदरे हैर से कहा, बातों में उलझ कर हम सबसे अहम नुक्ता बिल्कुल ही फरामोश हो गया है। क्या यह दुरुस्त है कि तुम शराब नोशी तर्क कर चुके हो? अब यही हकीकत है, तुम्हें इस पर शुबा नहीं होना चाहिए। मैंने संजीदगी से कहा। यकीन नहीं आता कि तुम जैसा पुराना पापी इतनी आसानी से तायब हो सकता है। अब बिला वजह हुज्जत मत करो। खजाला ने मुंह बनाकर सुल्तान शाह से कहा, अच्छे फैसले इसी तरह अचानक किए जाते हैं। तुम इस पर इतनी हैरत क्यों है? मछली अगर समंदर छोड़कर साहिल के रेत पर जिंदगी गुजारने का फैसला कर ले तो हैरत जरूर होगी। सुल्तान शाह ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। देखना है कि डैनी का यह फैसला कितने दिन चलता है। ये तुमने मेरे दिल की बात की है। वीरा ने खुले दिल से उसकी हौसला अफजाई की। बसियार नोशी की इंतहा के बाद मैं भी माजी में कई बार ऐसे जज्बाती फैसले कर चुकी हूँ, लेकिन इन पर कभी भी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। हफ्ते अशरे के बाद ऐसा हर फैसला खुद ब खुद टूट जाता है। मुझे यकीन है कि इनके साथ ऐसा नहीं होगा। गजाला ने पूरे एतमाद से कहा, जब भी ये कोई फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं और फिर इस पर कायम रहते हैं। वो तीनों इस बारे में अपने अपने अंदाज में रायज़नी करते रहे। मैं सर झुकाए खामोशी से खाने में मसरूफ रहा। मुझे यकीन था कि मैं गजाला के पिंदार को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। खाने से फारिग होकर मैं ड्राइंग रूम में टेलीविजन के सामने आ बैठा। सुल्तान शाह ने मेरी तकलीद की। चंद मिनट बाद वीरा भी हमारे साथ आ मिली। गजाला किचन समेटने में मसरूफ थी। आज सब कुछ बहुत तेजी से होता चला गया। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने कहा, लेकिन अब मुझे ये बात अजीब सी लग रही है कि एक अजनबी और मकामी टैक्सी ड्राइवर वीरा पर कोई शुबा किए बगैर आसानी के साथ इसकी हर हदायत पर अमल करता चला गया। क्या तुम्हें ये बात गैर फितरी महसूस नहीं हो रही? वाकयात से अलग थलग होकर सोचोगे तो ये वाकई अजीब वाकया महसूस होगा। मगर वीरा ने इसकी हुब्बुल वतनी से फायदा उठाया और उससे काम लेती चली गई। बाद में मजीद को खुद भी अंदाजा हो गया कि वो किसी गलत औरत का आलाकार नहीं बना है। बाद में तो सब कुछ सामने आ गया। मुझे उलझन ये है कि उसने वीरा की बातों में मिन्नो अन यकीन कैसे कर लिया, जबकि अकरम इलाही एक मकामी था और वीरा एक मुस्तनद सफेद फाम है। वीरा सफेद फाम जरूर है, लेकिन इसकी जुबान से साफ सुथरी उर्दू सुनकर हर शख्स अंदाजा लगा सकता है कि वो एक मुद्दत से यहाँ रह रही है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि गैर मुल्कियों को अपनी जुबान बोलते देखकर आम लोगों को कैसी हैरत और खुशी होती है। ऐसे गैर मुल्कियों के लिए हर एक अपनायत महसूस करने लगता है। इब्तिदा में वो मेरी उर्दू से ही मरूब हुआ था। उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो मुझे किसी पाकिस्तानी मर्द की गैर मुल्की बीवी समझ रहा था। वीरा ने हंसते हुए कहा, औरतों के लिए हर दिल में नरम गोशा मौजूद होता है। फिर वीरा गैर मुल्की और खूबरू है, वह उर्दू दां है। उर्दू इतनी बड़ी जुबान नहीं है कि गैर मुल्कियों में इसका इस्तेमाल अहम हो। मैंने वजाहत की। मजीद की सारी फितरी हमायत और हमदर्दी वीरा के साथ थी। फिर इसने अपनी आंखों से देखा कि अकरम इलाही मुश्तबा अंदाज में दौड़ लगाता हुआ होटल से निकला और अपने सामने आने वाली पहली खाली टैक्सी में सवार होकर वहां से फरार हो गया। वो एक सादा लू और मुहब्बे वतन आदमी था। उसके पास वीरा की कहानी पर यकीन करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वीरा की सच्चाई का सबूत सामने आने से पहले इसके ज़हन में यह खौफ भी रहा होगा कि अगर वीरा कोई मुजरिमाना मकसद लेकर अपने घर से निकली थी तो ड्राइवर के अदम ताउन की सूरत में इस पर हथियार भी निकाल सकती थी।
सुल्तान शाह ने तोफेमी लहजे में गोया खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मंतक की हद तक तुम ये दलील दे सकते हो। वीरा बोली, लेकिन हम दोनों के दरमियान इब्तदा से आखिर तक शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वाकयात के ढब और इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा तुम इसी एक बात से लगा सकते हो कि गुलशन इकबाल में उसने दुगने किराए के लालच में तेज रफ्तारी के जोहर दिखाने शुरू किए थे, लेकिन आखिर में जब उस पर यह उकदा खुला कि वो अपने मुल्क के एक गद्दार के खिलाफ मुहिम सर कर रहा है, तो उसने किराए की मद में या अपनी खिदमात के एवज एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। सब कुछ अचानक नहीं हुआ, गिरहें यके बाद दीगरें खुली थी। वीरा ने 11 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचने के बारे में फिक्रमंदी जाहिर की थी। मैंने सुल्तान शाह की ज़हनी कैफियत का इदराक करते हुए आखिरी नुक्ता पेश किया। वो ड्राइविंग के सारे कमालात दिखाने के बावजूद चंद मिनट की ताखीर से वहां पहुंचा तो अकरम इलाही फरार हो रहा था। उसे कलक हुआ होगा कि वो चंद मिनट पहले वहां नहीं पहुंच सका। वो ज़हीन और हिसास आदमी था, गबी होता तब भी समझ लेता कि वक्त कितना अहम था। वीरा चंद मिनट पहले होटल पहुंच जाती तो शायद अकरम इलाही को वहां से फरार होने का मौका न मिलता। सुल्तान शाह ने तज़ही के अंदाज में कहा, वीरा चंद मिनट पहले पहुंच गई होती तो कौन सा तीर मार लेती। किसी को कुछ पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। तुमने आखिरी लम्हात में रेस्टोरेंट पर चढ़ाई करके इसे बिदकने पर मजबूर कर दिया, वरना तुम्हें भी मालूम है कि STF के मुसल्ला और ज़हीन कारिंदे आखिर तक होटल में दाखिल होने के रास्तों की कड़ी निगरानी करते रहे। इन्हें आखिर तक भनक नहीं मिल सकी। अकरम इलाही बदले हुए हुलिये में इनकी नाकों के नीचे से गुजर चुका था। वो इसकी आमद का इंतजार कर रहे थे और वो वहां पहुंचने के बाद खतरा भापते ही स्विमिंग पूल के सम्त से फरार हो चुका था। तुम निरे बुद्धू हो, मैं हंस पड़ा। हकायक की नहीं, मजीद की सोच की बात कर रहा था। हाँ, उसके नजदीक तो वीरा ही इस वाक़े की हीरो बल्कि हेरोइन थी, और तुम जानते हो कि हेरोइन कितनी भयानक शय है। तुम्हारा पैदा किया हुआ फसाद फी सबीलिल्लाह नहीं है। तुम्हारी असल लड़ाई हेरोइन से है। तुम हकायक को धुंधला सकते हो, झुटला नहीं सकते। वीरा तिल मिलाकर बोली, मैंने तने तन्हा अकरम इलाही को फरार के बाद पकड़ा। ये बताओ कि तुमने डैनी की हाशिया बर्दारी करने के सिवा क्या तीर मारा। मैं अकेला नहीं था, गजाला भी मेरे साथ थी। सुल्तान शाह ने गजाला को ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर मुदाफाना लहजे में कहा, यह बताएगी कि हम वहां क्या कर रहे थे। क्या बात है? गजाला ने अपना नाम सुनकर हैर से पूछा। मेरे बारे में क्या बहस हो रही है? वीरा जानना चाहती है कि बोब राफेल और अकरम इलाही के सिलसिले में तुमने क्या कारकर्दगी दिखाई है। सुल्तान शाह ने अपने सर आया हुआ सवाल बहुत खुश असलूबी से गजाला के सर मुड़ दिया। मैं क्या कर सकती थी? गजाला ने शाने उचका कर बेबसी से कहा, हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी हमने वो पूरी की। अकरम इलाही हमारी तरफ से होटल में दाखिल नहीं हुआ था। यह बिला वजह तुम्हें मुझसे लड़वाने की कोशिश कर रहा है। वीरा ने सफाई पेश की, मैंने तुम्हारी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया था। यह सुल्तान शाह की शरारत है। अपनी बात तब्दील मत करो। अभी तुम दावा कर रही थी कि तुमने अकरम इलाही को पकड़ा, मगर मैंने और गजाला ने यकजा होने के बावजूद कोई तीर नहीं मारा। हम दोनों बस दैनी की हाशिया बर्दारी करते रहे। वो मेरी और तुम्हारी बात थी। मैंने गजाला का नाम तक नहीं लिया। वीरा कुर्राई, हम दोनों एक साथ थे। गजाला ने बात की नौयत समझे बगैर वजाहत की, हमारे सामने कुछ भी नहीं था, फिर हम क्या करते। तवील इंतजार के बाद यूं ही गड़बड़ का पैगाम मिला, अंदर पहुंच गए। होटल के अगले और पिछले हिस्से के दरमियान इतना फासला हायल है कि एक तरफ कुछ भी होता रहे, दूसरी तरफ कानों कान पता नहीं चलता। गजाला की आमद से इनकी बहस ने फिर तूल पकड़ लिया था, मगर मैं इनकी मोशगाफियों से ज्यादा माजूज नहीं हो सका, क्योंकि उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से अव्वल खान बोल रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? सलाम दुआ के बाद उसने तहायुर ज़दा लहजे में पूछा। इस्लामाबाद में अजीब हलचल मची हुई है और अफवाहों के तूफान में कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम क्या कर गुजरे हो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, खाना खाने के बाद टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा हूँ। मुझे मालूम है उसकी इस्तरारी आवाज़ उभरी, तुम्हें जो कुछ करना था कर गुजरे हो और अब चैन की बांसुरी बजा रहे हो। लेकिन मैं इस्लामाबाद से अभी भी स्टेशन 4 पहुंचा हूँ। दारुल हुकूमत की फिजा में बस 2 नाम सरगोशियों की तरह गूंज रहे हैं, अमेरिकी सदर और पाकिस्तान का डैनी। हामिद की कहानी भी हैरान कुन है। तुमने बोब राफेल पर कैसे हाथ डाल दिया? अमेरिकी सफारत खाने में सोशल मिनिस्टर का ओहदा बहुत अहम होता है। होता होगा। मैंने दिल ही दिल में उसके इस्तराब से माजूज होते हुए बेपरवाही से कहा, हमारा निशाना बोब राफेल नहीं था, बल्कि एक मुश्तबा अमेरिकी था जिसने स्टीफन क्वाय के नाम से इस्लामाबाद से कराची का सफर किया था। ओह, अव्वल खान की तहायुर ज़दा आवाज मेरे कानों में गूंजी। इसका मतलब है कि वो महज किसी इत्तिफाक की बिना पर अपनी गर्दन तुम्हारे हाथों में दिए बैठा था और अमेरिकी सदर की जान का रोग बन गया था। यह हकीकत नहीं बल्कि वो मुवक्कफ है जो आईबी वालों ने इख्तियार किया है। हामिद ने मुझे बताया कि स्टेशन 4 पर उसका बहुत बुरा हशर किया गया था। बुरे और भले के बारे में तो बोब राफेल ही कुछ कह सकता है। पहले मैंने उस पर कुछ तजर्बा किया और फिर वीरा ने अपने दाव आजमाए
और वो खासी बातें उगलता चला गया। यानी तुम्हें मालूम था कि तुमने बॉब राफेल को अपनी गिरफ्त में लिया है? वो हकला कर रह गया। अकरम इलाही से उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी। वो किसी खास मिशन पर सुबह की फ्लाइट से कराची और फिर मुकर्रा होटल के रेस्तोरां में पहुंचा था। वो हमारे हाथों से निकल जाता तो शायद मैं अपना मुंह पीटने पर मजबूर हो जाता। सुना है कि वक्त के फर्क को नजरअंदाज करके मुंह अंधेरे अमेरिकी सदर को गहरी नींद से जगाया गया था। इब्तदाई अफवाहों से यही जाहिर हो रहा था। बाद के वाकयात ने इस अफवाह की तायद कर दी। मैंने जिस वक्त बॉब राफेल को उसके हम वतनों के हवाले किया, अमेरिका में दफ्तरी औकात कार का आगाज ही हुआ होगा। मेरे लिए बात हैरान कुन थी कि सारे फैसले नहायत सुराज से किए गए थे। अगर अमेरिकी सदर ने अपना थूका हुआ चाटा है तो बॉब राफेल की वापसी एक इनाम से कम नहीं थी। तो मुझे ठीक ठीक बताओ कि वो किस तरह तुम्हारे हाथ लगा। स्टीफन क्वाय और बॉब राफेल का क्या चक्कर था? हम बॉब राफेल ही की राह पर लगे हुए थे। उसकी एहतियात और राजदारी अपनी जगह पर थी, मगर अकरम इलाही ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। STF वाले माइक्रो सेंटर की निगरानी करते रहे। कहानी का यह हिस्सा मुझे मालूम है। अव्वल खान ने इज़्तिरारी अंदाज में मेरी बात काटते हुए कहा। हामिद से मेरी तफसीली बात हुई है। उसने स्टीफन क्वाय का कोई जिक्र नहीं किया था। हमने उसे बॉब राफेल की हैसियत में पकड़ा था। बाद में उसकी जुबान से यह हकीकत उगलवाई कि उसने इस्लामाबाद से कराची तक का सफर स्टीफन क्वाय के नाम से किया था। बातों के चक्कर में आकर उसने अपने बयान की तस्दीक के लिए खुद ही अपने टिकट का बकिया हिस्सा हमारे हवाले किया था। वहीं से उसकी बदबख्ती का आगाज हो गया। साफ जाहिर है कि तुमने इसे बॉब राफेल तस्लीम करने से इनकार कर दिया होगा और स्टीफन क्वाय की मुश्तबा हैसियत में तुम उसके साथ हर मन माना सलूक कर सकते थे। अव्वल खान फौरन ही पूरी बात समझ गया। इसने फोन पर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, हैरत है कि हामिद ने इस आम तरीन वाक़े का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं किया। हो सकता है कि वो इस नुक्ते की अहमियत न समझ सका हो। इसे इल्म नहीं था कि मेरी और जलाल की क्या गुफ्तगू हो चुकी थी। ये जलाल का मशवरा था कि मैं बॉब राफेल को उसकी सफारती शनाख्त इस्तेमाल करने का मौका ना दूं। मैंने अपनी गुफ्तगू उसी ढप पर जारी रखी और वो नहायत बेबसी से मेरे ट्रैप में फंसता चला गया। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ क्या कुछ ना हुआ होगा। अपने दोहरे नाम का एतराफ करके उसने अपने पांव पर खुद ही कलहाड़ी मार ली थी। नाम के बारे में सबूत हासिल हो जाने के बाद तुम उसकी चमड़ी भी उधेड़ सकते थे। हमें मालूम था कि वो राफेल ही है और हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसे जल्द ही सफारती मराहत के वियना कन्वेंशन के तहत रिहा करना पड़ जाएगा। मगर हमने उसे स्टीफन क्वाय करार दिया। तुम्हें इसका पूरा इख्तियार था। उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले तायद की। तुम्हारे सामने दो ही बातें थी, एक उसका दावा और दूसरा उसका एतराफ, जिसका सबूत भी मौजूद था। तुम्हें पूरा हक हासिल था कि इन दो में से किसी एक को मुस्तरद कर दो।